कि पूरा देश जो है वो जय श्री राम के नारे लगा रहा है और इनके अवैध गठबंधन के ढांचे को देखकर लोग नारा लगा रहे हैं राम नाम सत्य है। और एक तरीका यह है कि खुद धनवान बनो और तीसरे देश के अंदर या अन्य देशों के अंदर अपनी सांस्कृतिक विरासत को इतना फैला दो। और हमारी विरासत एक लौती विरासत है जो विज्ञान के विपरीत नहीं, विज्ञान के साथ चली है। फिर नेहरू जी को भारत रत्न दिया और कहा नेहरू जी वेल डन। मकबरे कई सारे पॉपुलर हो गए हमारे देश में, परंतु भारत की जो असली पहचान है जो प्रभु श्री राम से आती है, हमारे ऋषि मुनि वहां सूरज और मून की दिशा दशा को देखकर एक्यूरेटली टाइम प्रिडिक्ट कर रहे थे, सेकंड्स तक प्रिडिक्ट कर रहे थे। नमस्कार मित्रों, यूपीएससी स्ट्रॉन्गर में आज हमें चर्चा करने का अवसर मिला और हम मैनेजमेंट का धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यहाँ बुलाया। भगवान आपको ऊंचाइयों तक ले जाए। और आज हमारे साथ एक फन लविंग कैरेक्टर है, फन लविंग इंसान है, शेजाद पूनावाला सर। तो इस पूरी चर्चा को बहुत रोचक ढंग से हम करेंगे और थोड़ा फन लविंग वे में ही करेंगे। तो आज हम भारत की राइजिंग कहानी के बारे में बात करने आए हैं, जिसमें हम 1947 से 2047 तक की कहानी के ऊपर बात करेंगे, जिसमें भूतकाल होगा, भविष्यकाल होगा और वर्तमान काल होगा। तो जब हम भूत की बात करते हैं तो नेहरू जी बिल्कुल यहाँ पे सामने आ जाते हैं और बोलते हैं हाय ब्रो, जस्ट चिल। तो नेहरू जी का सबसे पहला जो डिसीजन था वो ये था कि भारत को हेवी इंडस्ट्रीज में काम करना है। तो मतलब ये मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि एक जिम में अगर हम गए और किसी ने बाइसेप्स मारी, आपने कभी बाइसेप्स मारी तो सबसे ज्यादा वेट कितना उठाया आपने? 25-30 किलो। 25-30 किलो। नेहरू जी ने कहा मैं 350 उठाऊंगा। तो नेहरू जी ने हैवी इंडस्ट्री की बात करी। अब वो हैवी इंडस्ट्री का टोल भारत के ऊपर इतना बड़ा कि भारत 1991 में कहने लगा नेहरू जी बस करो, अब हम कहीं और चलते हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि 1947 से लेकर 2047 तक की अगर यात्रा की बात की जाए तो नेहरू जी के कालखंड को निश्चित रूप से उन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी की, परंतु नेहरू जी के कालखंड में कई ऐसी ऐतिहासिक भूल और गलतियां भी हमने की जिसको मैं कहता हूं एलिमेंट। अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो आप बोलेंगे एलिमेंट का मतलब क्या, तो मैं आपको पूरा समझाता हूं। एलिमेंट में ए फॉर अपीजमेंट पॉलिटिक्स, आई फॉर इनडिसीजन, एल फॉर लैक ऑफ प्राइड इन आवर हेरिटेज, एम फॉर जिस प्रकार से मॉक करना हमारे कल्चरल पास्ट को, ई फॉर एलिटिज्म, एलिटिस्ट को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया, एन फॉर नेपोटिज्म और टी फॉर जिस प्रकार से मैं कहूंगा कि उन्होंने बार बार जो टारगेट था उसको मिस किया। तो ये एलिमेंट था और मैंने ये अभी बनाया तो कम से कम एक राउंड तालियां बजानी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये एलिमेंट जो था, मैं आपको एक एक का उदाहरण भी देता हूं। हम लोगों ने हेवी इंडस्ट्री में तो इन्वेस्ट करने की कोशिश की, पर जो मूलभूत था कि प्राइमरी एजुकेशन, टॉयलेट्स, गरीबों के लिए घर, इन चीजों पर हमने ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए तब से लेकर अगर आप आज तक भी देखें, राहुल गांधी तक भी देखें, तो गरीबी हटाओ के नारे लगातार दिए गए, परंतु नियत से कोई काम हुआ नहीं। और आज अगर आप देखें कि पिछले 10 वर्षों में गरीबी हटाओ नारा नहीं बल्कि नीति बन चुकी है। इसलिए 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया, 12 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचा, 12 करोड़ लोगों तक शौचालय पहुंचा। जिस प्रकार से आज हम लोग 80 करोड़ लोगों को जब कोविड का कठिन समय आया तो राशन देने की स्थिति में रहे, जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई, अर्थव्यवस्था की साइज बढ़ी। तो मुझे लगता है गरीबी हटाना एक नारे से लेकर गरीबी हटाना असलियत तक पहुंचने का काम आज जो 10 वर्षों में हो उसका एक उदाहरण आपको मिलता है। इनडिसीजन भी रहा। इनडिसीजन इस प्रकार का रहा, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अगर आप देखें तो 370 से लेकर जो टेम्पररी प्रोविजन था या जम्मू कश्मीर के एक्सेशन को लेकर था
या चीन के प्रति किस प्रकार का रवैया होना चाहिए उसको लेकर था, जो चीन के प्रति हमने ऐतिहासिक भूल की, चाहे यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट काउंसिल की सीट उनको दे देना, या जब वो तिब्बत पर कब्जा कर रहे थे तब उनको चावल अधिक मात्रा में देना। और आज बहुत क्लियर कट पॉलिसी है चीन के प्रति भी, पाकिस्तान के प्रति भी। 370 तो आज इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया गया है और लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा हमारा शान से लहराता है। अब कोई समस्या या कोई कंफ्यूजन नहीं। और आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी लेकर क्लियर कट पॉलिसी है। पहले मुंबई में जिस प्रकार का हमला हुआ 26/11 के समय, उस समय पर कहा गया था एयरफोर्स चीफ के द्वारा कि यह टेररिस्ट कैंप से इस पर हमला करना चाहिए, परंतु हमारी सरकारों में इस प्रकार का पता नहीं वोट बैंक की वजह से या कोई और रीजन की वजह से, या रियल पॉलिटिकल हेड मनमोहन सिंह जी शायद थे ही नहीं, तो उसकी वजह से इनडिसीजन रहता था। आज ऐसी स्थिति है कि जब कोई उरी में या कोई पुलवामा में मिस एडवेंचर करता है तो हमारी नीति मोस्ट फेवर्ड नेशन देने की नहीं, आज MTJ अर्थात मुंह तोड़ जवाब देने की है। तो हम घर में घुसकर मारते हैं और आतंकवाद के प्रति हमारा क्लियर कट पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, चाहे वो नक्सलवादी हो, चाहे वो इस प्रकार के उग्रवादी हो नॉर्थ ईस्ट के, या आतंकवादी हो जम्मू कश्मीर के। पर यह कंफ्यूजन था। और आखिरी बात मैं कहूंगा, क्योंकि आगे की बात इनको बढ़ानी है, हमारी जो विकास की इमारत है, कोई भी इमारत को ऊंची बनानी है तो उसकी नींव जो है, उसकी बुनियाद जो है गहरी होनी चाहिए। परंतु हम लोगों ने जो आर्टिफिशियल बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश की, उसमें हमने अपने सांस्कृतिक धरोहर और हमारे पास्ट लेगेसी के प्रति उदासीनता नहीं, नफरत रखी। नेहरू जी का तो उसी समय पर आप देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद जी से या सरदार पटेल से उनको तलखीद होती थी, क्योंकि उन्होंने उस समय पर सोमनाथ बनाने के लिए, सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने विरोध किया था, राजेंद्र प्रसाद जी का विरोध किया था। और देखें ना, डीएनए बदलता नहीं है, डीएनए उन्हीं का आज तक चला आ रहा है। इसीलिए जब अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बन रहा है और बन चुका है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, और आज संयोग से उसी के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पार्लियामेंट में अर्पित किया जा रहा है, तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी अर्थात नेहरू जी के वंशज को आज भी समस्या है। मतलब सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक जिस प्रकार का उनका उदासीन रवैया रहा है भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति, और इसीलिए देखिए मकबरे कई सारे पॉपुलर हो गए हमारे देश में, परंतु भारत की जो असली पहचान है, जो प्रभु श्री राम से आती है, प्रभु कृष्ण से आती है, जिस प्रकार की हमारी धरोहर थी, चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो, चाहे उज्जैन महाकाल लोक हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, उसके प्रति कोई कार्य नहीं किया गया। आज उन ऐतिहासिक गलतियों को एक के बाद एक सुधारा जा रहा है। और मैं कह सकता हूं आखिरी पंक्ति कि पूरा देश जो है वो जय श्री राम के नारे लगा रहा है, और इनके अवैध गठबंधन के ढांचे को देखकर लोग नारा लगा रहे हैं राम नाम सत्य है। तो अब जय श्री राम का नारा लग गया है, तो आप सब भी एक बार जय श्री राम, एक बार जोर से सियावर रामचंद्र की। देखिए अभी शहजाद जी ने जो यहाँ पर बात की उसमें एक शब्द यूज किया एलिमेंट, और उसके पहले गर्वित वॉज सेइंग के 1947 से लेकर हम यहाँ 2024 तक की बातें करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें समझना कि हम क्या थे, हमने क्या पॉलिसीज अपनाई और अब हम क्या कर रहे हैं। तो हम क्या थे उसके बारे में बात करना चाहूँगा। मैं अभी कुछ दिन पहले एक मैप देख रहा था, उसमें 1865 में एक ब्रिटिश व्यक्ति था, मैप ही बनाता था, उसने एक मैप बनाया हुआ था, उसने भारत दिखाया हुआ था, उसको हिंदुस्तान लिखा हुआ था, और भारत के नीचे का जितना क्षेत्र है साउथ ईस्ट एशिया जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आप वियतनाम तक आप पहुंच जाते हैं, उस पूरे क्षेत्र के लिए जो शब्द यूज किया गया था उसको हिंदी में मैं कहूं तो वृहद भारत, यानी कि एक्सटीरियर इंडिया, उसने ये शब्द यूज किया हुआ है। ये 1865 की मैं बात बता रहा हूं। 1865 अभी बहुत दूर की बात नहीं है, 1857 में तो हमने समर लड़ा है। क्यों था ऐसा? क्योंकि जब हम ऑक्सफोर्ड की, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं कि प्रथम सन से लेकर 17वीं 18वीं शताब्दी तक
भारत ने इस पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व किया है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर, मैं आपको बता रहा हूं। और उसके कारण क्या होता है कि पहले 1000 साल जिसको हम बोलते हैं ईसा के बाद के पहले 1000 साल जो हैं उसमें तो स्पष्ट रूप से भारत प्रथम रैंक पे रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर। और उसके बाद धीरे धीरे जब हमारे ऊपर इन्वेजन्स होने शुरू हो गए उत्तरी भारत पर खास तौर पर, तो ये इकोनॉमिक पावर थोड़ी सी कम होने लगी और हम दूसरे नंबर पर आ गए। इतना ही रहा। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने पूरी तरीके से भारत को निचोड़ दिया। अभी मैं यहां पर बात कर रहा था इकोनॉमिक पावर की, परंतु इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी पावर थी जो भारत के पास थी। दुनिया केवल 3 तरीके से वर्ल्ड पावर बनी है। एक तरीका यह है कि खुद धनवान बनो और दूसरे देश को निचोड़ दो, जैसे कि कोलोनाइजेशन के दौरान हुआ भारत में। एक तरीका यह है कि खुद धनवान बनो और दूसरे देशों में उपद्रव पैदा करो, जैसे कि आज कई वेस्टर्न कंट्रीज करती हैं। और एक तरीका यह है कि खुद धनवान बनो और तीसरे देश के अंदर या अन्य देशों के अंदर अपनी सांस्कृतिक विरासत को इतना फैला दो कि वो आपके रंग में ही रम जाएं। यह भारत ने किया था। आप देखिए, आप साउथ ईस्ट एशिया में जाकर देखिए किस प्रकार से आज भी रामायण के मंचन हो रहे हैं, भारत में आकर उन्होंने किया है। और ये भारत की एक इतनी बड़ी सांस्कृतिक ताकत थी। आज देखिए वो देश जो है वो अधिकांश देश जो हैं वो बौद्ध देश बने हुए हैं, या फिर ब्रुनोई जैसा देश है, या फिर मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश हैं, वो तो मुस्लिम देश भी बन गए हैं। उसके उपरांत भी दे आर फॉलोइंग द ट्रेडिशन जो कि हमारे पूर्वजों ने वहां पर जाकर या फिर उनके साथ मिलकर वहां पर इम्पार्ट किए थे। तो ये हमारी एक सुपर पावर थी। हम 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, स्वाधीन हुए, और जैसा अभी शहजाद जी ने कहा स्पष्ट रूप से, ना हमने सोमनाथ का हर्ष मनाया, ना हमने राम जन्मभूमि को मुक्त कराया, ना हमने अपने अभी जैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी आई थिंक पहले पंचशील कहलाती थी, उसके उपरांत आज जो कहलाती है भारत की फॉरेन पॉलिसी, उसको बोला जाता है पंचामृत फॉरेन पॉलिसी। उसमें 5वां जो पॉइंट है वो सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, सभ्यता और संस्कृति। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी बन चुकी है। और इस कारण से क्या होता है कि आप रामायण सर्किट बनाते हो, जब रामायण कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो उसमें देश आकर, श्रीलंका जैसे देश आते हैं, बाहर से जो साउथ ईस्ट एशिया के देश होते हैं वो आकर कहते हैं कि भाई रामायण सर्किट का पार्ट हमें भी बनना है, रामायण वीज़ा लगाया जाए। और इस प्रकार से आप जो है पूरी दुनिया को अपने रंग में रंगते हैं। और इस तरीके से ही जिसे कहते हैं ना एक समावेशी सुपर पावर, वो बनने का सफर शुरू होता है। इसके साथ धनवान भी बनना होता है। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ रामायण से या फिर संस्कृति से ही आप सुपर पावर बन सकते हैं, धनवान भी बनना होता है और उस धन का प्रयोग करते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। पर मैं एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहता हूं जी। और गर्वित आप इसका जवाब दे सकते हैं फिर अनुज, कि किसी और देश में अगर आप देखें तो वो अपनी संस्कृति पर, अपने इतिहास पर गर्व करते हैं। दूसरा, वो सेलिब्रेट करते हैं जब उनके यहाँ पर कॉलोनियल जो इस प्रकार के स्टैच्यूज है या उस प्रकार के उनके ऊपर प्रभाव है, तो जब कॉलोनियल स्टैच्यूज को वहां से हटाया जाता है तो यहाँ पर बैठा हुआ तथाकथित लिबरल समूह उसको सेलिब्रेट करता है। पर जब हम अपने देश में अपनी संस्कृति का गर्व मनाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर जगन्नाथ जी का पूरा रथ दिखाया गया है। अच्छा है, क्रिसमस ट्री होना चाहिए, पर क्रिसमस ट्री जब है तो जगन्नाथ जी का रथ भी होना चाहिए, प्रभु श्री राम जी की झांकी भी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। पर जब हम अपने संस्कृति पर गर्व मनाते हैं या कॉलोनियल सिंबल्स हमारे नाम में, चाहे औरंगजेब रोड हो उसको चेंज करना हो या जॉर्ज के क्रॉस को हटाना हो, तो यहां पर बैठे लोगों को फॉर द लैक ऑफ अनदर वर्ड मिर्ची क्यों लगती है? तो अभी आपने जगन्नाथ रथ यात्रा की झांकी की बात करी, तो यहीं पे ही पास में एक और दूसरा स्कूल है, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, वहां पे रिसेप्शन पे, मेन रिसेप्शन पे आपको ची गुवेरो की फोटो दिखती है। अच्छा, ची गुवेरो की फोटो बिल्कुल, मैं जब अपने बच्चों को फिर से बताना, वो समझे नहीं। ची गुवेरो की फोटो है, पास में एक स्कूल है उसमें ची गुवेरो की फोटो है। यहाँ तो अभी भाई की बेटी के लिए जब हम स्कूल ढूंढ रहे थे तो हमने देखा उस स्कूल में सबसे पहले मेन रिसेप्शन में बहुत बड़ी ची गुवेरो की फोटो थी। तो मैंने कहा भाई कैंसिल हो गया, अगले में चलते हैं।
तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि चीन कौन था और जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है। हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाना होगा ही। और इसमें दूसरी चीज मैं शहनाज भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर राम मंदिर बना तो उसका कल्चरली इम्पैक्ट, तो भाई ने बताया कि कल्चरली इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन उसका आर्थिक रूप से इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा जिससे भारत राइज करेगा। तो शहनाज भाई हम बताइए। देखिए, आप अगर बात करें तो अयोध्या जी की बात करते हैं। अयोध्या जी में कहा जाता था, जब विवादित ढांचा वहां पर था, तब लोग कहते थे कि यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज स्थिति यह है कि भव्य राम मंदिर बन गया है और वहां पर जहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता था, वहां पर पुष्प वर्ष कराई जा रही है हेलीकॉप्टर के द्वारा, और एक के बाद एक इंडिगो स्पाइस जेट की फ्लाइट लैंड हो रही है और भव्य रूप से वहां पर जो है टूरिस्ट आ रहे हैं। आप एक चीज नोट कीजिए, पिछले कुछ वर्षों में योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने वहां पर 30,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वयन करने के लिए अनुमति दे दी है, या वो वहां पर शुरू हो चुके हैं या कंप्लीट हो चुके हैं। जहां पर अभी राम मंदिर का जब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था और उसके बाद सभी लोग वहां पर गए थे, तो जो कमरे की वहां पर कीमत 1,000 या 2,000 रुपए होती थी, आज वहां पर कमरे की कीमत 10-10, 12-12 हजार रुपए है, क्योंकि इतनी वहां पर डिमांड बढ़ी है, इतना वहां पर टूरिज्म बढ़ा है। और केवल राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ धाम की आप बात कर लो। जिस काशी विश्वनाथ धाम में जहां पर संकीर्ण गलियां, जहां पर हमारे मंदिर ठीक से रखे नहीं गए थे, जिस प्रकार से वहां पर व्यवस्थाएं थी, वो देखिए, मैं नहीं समझता कि केवल पर्यटन के केंद्र होने चाहिए, परंतु धार्मिक, अगर आप उस दृष्टि से भी देखें तो वो एक स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्सपीरियंस में भी बाधा डाल रहा था। आज वहां पर जिस प्रकार का 5 लाख स्क्वायर फीट का वहां पर धाम बनाया गया है, तो आप सीधे वहां से जल उठाकर जल अभिषेक कर सकते हैं। और वहां पर पिछले 2 वर्षों में कुछ लाख यात्रियों की, पर्यटकों की संख्या आज 13 करोड़ तक वहां पर पहुंच रही है। तो आप सोचिए कि कितना इजाफा वहां पर ग्रोथ हुआ है टूरिज्म सेक्टर में, और कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है, आप इसी से अंदाजा लगा दो। अच्छा, एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं। कई लोगों को लगता है कि विरासत की जब बात होती है ना, तो विरासत जो होती है वो मूलतः विकास और विज्ञान से परे होती है। आप एक चीज मन में सोचिए, जब ढांचा खड़ा था तब हमारी अर्थव्यवस्था 2 या 3% से बढ़ रही थी। हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोएस्ट पे था। हमारे फॉरेन रिजर्व्स की स्थिति $1 बिलियन पर आ चुकी थी। हमारे एक्सपोर्ट्स तो क्या स्थिति में थे वो छोड़ ही दीजिए। और आज जब वहां पर भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $600 बिलियन का, अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, हम लोगों की अर्थव्यवस्था आज $4 ट्रिलियन पर पहुंच चुके हैं, 10वें से 30वें स्थान पर हम जा रहे हैं, और हमारे हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि राम और विकास ये पैरेलली चलते हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं, ये एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। राम मीन्स विकास। अभी इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर है, आरबीआई की रिसर्च, एक मैं कोई रैंडम कुछ कोट नहीं कर रहा, आरबीआई रिसर्च सेड कि राम मंदिर के बनने के उपरांत अयोध्या में 25,000 करोड़ का बिजनेस आएगा। 25,000 करोड़, और उस 25,000 करोड़ से कितनी जॉब निकलेंगी, कितना क्या होगा, और कितने ही विद्यालय वहां पे बनेंगे। जो कहते थे कि वहां पे विद्यालय बनना चाहिए या हॉस्पिटल बनना चाहिए, उस 25,000 करोड़ से कितना विद्यालय बनेंगे और कितने हॉस्पिटल बनेंगे, वो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो एक अच्छा, उनके समय पर वो तो सैफे में सलमान खान को नचवा रहे थे, वो कौन से विद्यालय बना रहे थे? उनके समय पर सैफे में सलमान खान और अलग अलग सितारे नाच रहे थे, तो उन्होंने कौन से विद्यालय बना लिया? और विद्यालय बनाए तो पहले अपने बच्चों को उन विद्यालयों में भेज देते। आज बिहार की स्थिति यह है कि उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री वो कौन सी विद्यालय से 10th पास किए, वो बता दीजिए मुझे। देखिए, मैं इसमें बहुत सटीक व्यू रखता हूं कि हमें मंदिर भी चाहिए मंदिर के स्थान पर, और हमें विद्यालय भी चाहिए विद्यालय के स्थान पर। मैं आपको यहाँ पर ना बहुत शॉकिंग एक चीज़ बताने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि किसी भी भारतीय का हृदय तोड़ सकती है। 2007 तक हम विकास की बहुत बातें करते हैं ना, मंदिर के साथ विकास को नहीं जोड़ते हैं हम। आप ये सोचिए कि 2007 तक भारत की विकास दर
एक वर्ष भी ऐसा नहीं गया था 1947 से 2007 तक के पाकिस्तान भारत से आगे ना हो विकास में। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट मैं बात कर रहा हूं। ट्रू। सोच कर देखिए कि इस देश को किस किस प्रकार से ये देश चला होगा, किस प्रकार की नीतियों पे ये देश चला होगा। और यहाँ पर अभी स्टैचूज की बात हुई थी, पुतलों की बात हुई थी, कोलोनाइजेशन से निकलने की बात हुई थी। तो 1965 में, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो 1947 में चले गए थे, लेकिन अपने पुतले तो छोड़कर गए थे, पुतले छोड़कर गए थे। कांग्रेस की बात कर रहे हो क्या? ऑफ कोर्स। अच्छा, देखिए 15 साल पहले 16-17 साल जो है वो कांग्रेस ने राज किया है इस देश के ऊपर, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सत्ता में 1979 के अराउंड में वो परिवर्तन आए हैं। तो मैं नेहरू जी की यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको मैं अभी कोट करने वाला हूँ। उनकी अपनी नीतियां हो सकती हैं जिनसे मैं एग्री कर सकता हूं, कई नीतियों से डिसएग्री भी कर सकता हूं, लेकिन एक चीज जो कोलोनाइजेशन को लेकर थी वो बहुत सुदृढ़ है कि 1965 में पहला पुतला एक ब्रिटिश ऑफिसर का जिसने भारतीयों की हत्या की थी 1965 में हटाया गया। और 1965 में वो भी कुछ लोगों ने उस पुतले पर आक्रमण किया था, तब जाकर वो पुतला हटा। 1969 के करीब में जाकर बंगाल में, बिकॉज बंगाल जो पहला क्षेत्र था जो कोलोनाइज किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उस पूरे क्षेत्र में से पुतले हटने शुरू हुए थे, क्योंकि आई थिंक वहां पर दूसरी सरकारें आने लगी थी। तो बहुत क्लियर कट पॉलिसी थी कि देश जैसा चल रहा था उसी तरीके से हम इसको चलाएंगे, बहुत ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है चीजों को। और हमारे ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों के पुतले हमारे देशों में रहे हैं, हमारे देश के अंदर रहे हैं। तो एक जो पॉलिसी थी देश को चलाने की, वो समाजवादी नारों के साथ थी। प्रॉफिट वॉज अ डर्टी वर्ड। अब आप सोचिए कि मेरे पास अठन्नी नहीं, आपके पास अठन्नी नहीं, मैं और आपको क्या दूंगा, आप मुझे क्या दोगे? आपके पास धन है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको दूंगा, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो एक ये मॉडल होता है देश को चलाने का। 90% देश जो था वो गरीबी की रेखा से नीचे था 1947 में, और आप देख लीजिए 1991 आते आते हम और गरीब हो गए, देश बिकने के स्थान पर आ गया था। तो ऐसी पॉलिसीज जिनको हम समाजवाद के नारों के साथ मिश्रित, मैं समाजवाद का विरोधी नहीं हूं, और मुझे लगता है कि आज भी जो गवर्नमेंट है वो समाजवादी विचारधारा रखती है, क्योंकि आप देखिए जो टॉयलेट्स दिए गए हैं, 38% लोगों के पास केवल टॉयलेट की सुविधा थी 2014 तक, और उसके बाद आज देख लीजिए 98% से अधिक लोगों के पास है। क्या होता था इससे? मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं, मैंने हिंदी भाषी अखबार जो है उनको पढ़कर मैंने चीजें सीखी हैं। उनमें न्यूज आती थी, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप होता था, क्योंकि 4-4 बजे उठकर वो शौच के लिए जब बाहर जाती थी, उनके साथ यौनाचार की घटनाएं होती थी। सोचिए इस चीज को कि किस प्रकार से ये देश चला है, और 38% से हम आज 98% यदि पहुंच रहे हैं, तो उससे हमारी बहन बेटियों के साथ यौनाचार की घटनाएं जो हैं वो कम हो रही हैं। तो मैं इसमें ना शहजाद भाई से एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ जी, तो उसी के ऊपर ही आ रहे थे हम लोग अभी। तो यहाँ पे शहजाद भाई आप ये बताइए कि 2014 के बाद से स्थिति कैसे बदली और कौन कौन सी स्कीम्स ऐसी आई जिसने अमूलचूल परिवर्तन लाया? देखिए, अगर मैं आपको कहूं पिछले 10 वर्षों की यात्रा, इसको मैं सम अप करूं, तो उसको मैं इस प्रकार से सम अप कर सकता हूं। अब देखिए, बुरा मत मानना, पूरा फुल फॉर्म सुनना, फिर आपको समझ में आएगा। रामलला, गीता और पीडीए। रामलला का मतलब क्या है? र फॉर राष्ट्रीय सुरक्षा, एम फॉर महिला, एल फॉर लाभार्थी, एल फॉर लीडरशिप, ए फॉर अर्थव्यवस्था। गीता का अर्थ है जी फॉर ग्रोथ, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ए फॉर आत्मनिर्भर भारत, और पीडीए का मतलब है परफॉर्मेंस, डिलीवरी और एस्पिरेशन। और मैं आपको एक एक उदाहरण देता हूं सबका। फिर से ये अभी बनाया, ताली तो बजा दीजिए। एनीवे, जब हम गीता की बात करते हैं तो ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। तो ग्रोथ में देखिए, जब भारत की अर्थव्यवस्था 10वें से 30वें स्थान पर जाने की स्थिति में आ जाती है, इसका मतलब कि हमारी जीडीपी ग्रो हो रही है। वो जीडीपी ग्रो क्यों होती है? क्योंकि इस प्रकार की पॉलिसीज अपनाई गई है
जो ग्रोथ को प्रमोट करती है। मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूं। हमारे देश में केवल 2 मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी 2014 से पहले। आज वही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस देश में 200 से अधिक है, और इसके पीछे का कारण है पीएलआई स्कीम्स जो लॉन्च की गई, जिसकी वजह से आज एप्पल या सैमसंग अपने बेस्ट मोबाइल फोन्स यहां से भारत में बनाकर एक्सपोर्ट करता है। आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर मैक्सिमम कहीं पर दे दिया गया तो 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, इतने बड़े देश में। आज अभी लास्ट बजट अगर आप देखेंगे तो निर्मला सीतारमण जी ने इंटरिम बजट में 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं, जो पिछले समय के बजट से भी अपग्रेड किया है। यह लगभग हमारे 3.5% जीडीपी का। और इंफ्रास्ट्रक्चर की पेस देखिए, 70 एयरपोर्ट 70 वर्ष में, आज 144 एयरपोर्ट। पहले केवल 5 राज्यों में मेट्रो बने थे, आज 20 से अधिक राज्यों में, शहरों में मेट्रो स्टेशन बने, मेट्रो बने। पहले मेट्रो बनने की जो कैपेसिटी थी, उसकी रूट 1 महीने में आधा किलोमीटर, आज 1 महीने में 6-6.5 किलोमीटर मेट्रो लाइन के बन रहे हैं। आज आप अटल सेतु के जैसे प्रोजेक्ट देखिए, नेशनल हाईवेज या एक्सप्रेसवे देखिए, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसका एक चरण तो शुरू हो चुका है। 11 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से हाईवे बन रहे थे, आज 37 किलोमीटर की रफ्तार से बन रहे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पेस डबल और ट्रिपल हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का पेस डबल और ट्रिपल होना, इसका मतलब यह है कि लॉजिस्टिकल जो कॉस्ट है उसको भी कम करना और देश में चीजों को कनेक्ट कर देना। टी फॉर टेक्नोलॉजी। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, लास्ट आप लोगों ने कैश यूज किया हो वो हाथ उठाए। कैश यूज करने वाले किसी ट्रांजैक्शन के लिए लास्ट आपने जब किया होगा इस हफ्ते में, वो लोग हाथ उठाए। एक लड़की, बाकी सब किससे कर रहे हैं? यूपीआई से। यूपीआई से आप सोचिए। और एक समय पर एक हमारे वित्त मंत्री, बहुत विद्वान, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि कौन इस्तेमाल करेगा, क्या वो बूढ़ी अम्मा कर पाएगी जो एक छोटा सा शॉप लगाती है जिसमें कि वो सब्जियां बेचती हैं। आज ऐसी स्थिति है कि चाहे आप बड़े मॉल में जाओ या उसके सामने रेडी पटरी वाली जो कोई लोग हैं उनके पास जाओ, दोनों के पास आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से प्रभु श्री राम ने तो राम सेतु बनाया था, यह डिजिटल सेतु बना है, जिसकी वजह से गरीब और अमीर कोई अंतर नहीं बचा। और यह डिजिटल सेतु का क्या फायदा हुआ? 2000 किलोमीटर ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर था देश में, आज 6.5 लाख किलोमीटर है। पहले 1 GB 300 रुपए का आता था डेटा का, आज 9 रुपए में आता है। और इसका सीधा असर यह है कि पब्लिक डिलीवरी में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो जब पहले एक प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजते थे तो 85 पैसे कोई खा जाता था, आज जब 1 रुपया भेजते प्रधानमंत्री तो 99 नहीं 100 पैसा गरीब के पास, लाभार्थी के पास पहुंचता है। यह अंतर है। और आखिरी का, टी के बाद ए फॉर आत्मनिर्भर भारत। पहले हम लोग अपना सोचते थे कि डिफेंस में कुछ करना है तो मंगवाना, इंपोर्ट करना, देश में बनाने की कल्पना नहीं थी। और वो हो सकता है कि उसमें एक मानसिकता रही हो कि कुछ ना कुछ कट या कमीशन मिलेगा। बोफोर्स वगैरह ऐसे बहुत सारे हुए, अब मैं गिनाने लगूंगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। आज हम उस स्थिति में हैं, और वो शर्मिंदा भी हो जाएंगे। आज हम उस स्थिति में हैं कि हम जब भारत में बैठे हैं तो हम इंपोर्ट नहीं 16,000 करोड़ का डिफेंस गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इससे पहले भारत डिफेंस के गुड्स एक्सपोर्ट करता था। आप इसकी कल्पना कीजिए, भारत की टॉय इंडस्ट्री, आपके 2014 से पहले 80% टॉयज जो फ्लडेड थे पूरे मार्केट में वो चाइना के थे। आज वो स्थिति में है कि चाइना के टॉयज की इंपोर्ट 70% से गिरी है और हमारे टॉयज की एक्सपोर्ट 50-60% से बढ़ी है। तो इसीलिए मैं इसको अगर समाप्त करूं, गीता है और मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, इसमें शहनाज भाई एक प्रश्न मेरा और है यहीं पे, इसके फर्दर हमने अभी तक की बात 24 तक की तो बात कर ली, पर 24 से 47 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने की एक परिकल्पना रखी है प्रधानमंत्री ने, तो वो परिकल्पना को पूर्ण कैसे किया जाएगा? तीसरे टर्म में बड़े फैसले लेकर। देखिए ऐसा है कि आप एक चीज नोटिस कीजिए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्होंने कोई चुनाव ही नहीं लड़ा था, ब्लॉक का चुनाव ही नहीं लड़ा।
तब से उनकी मन में एक परिकल्पना थी कि प्रभु श्री राम हम आएंगे, मंदिर वही, आज मंदिर बन गया। जब वो एक साधारण कार्यकर्ता थे तब उन्होंने कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सौगन हम खाते हैं कि 370 हटाएंगे, और आज 370 हटी है। हमारी एक महिलाओं के उद्धार के लिए एक हमारी परिकल्पना थी कि जो कुनीति और कुप्रथाएं हैं जो इस्लामिक देशों में नहीं चलती, 3 तलाक जैसी, उसको हटाने की परिकल्पना थी। आज कोर्ट के माध्यम से वो हटी है और 3 तलाक को रोकने के लिए कानून बना है। हम जनसंघ के दिनों से प्रतिज्ञा करते थे कि इस देश में एक विधान होना चाहिए, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। और आपको पता होगा कि महिला आरक्षण को लेकर, देखिए वैसे महिलाओं के लिए आप देखिए जन्म से ही मोदी जी ने सोचकर कुछ ना कुछ किया है। जन्म लेती है बेटी तो बेटी बचाओ, पहले तो बेटी को बचाओ, सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ है। हम जहां बैठे हैं वहां पर सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा इंप्रूव हुआ है हरियाणा में। उसके बाद थोड़ी बेटी बड़ी होती है तो ड्रॉप आउट रेट कम करना है, स्कूल में उसको रखना है, तो टॉयलेट बनाओ, शौचालय बनाओ, नल से जल की व्यवस्था करो, ताकि बेटियों का समय पढ़ाई लिखाई में जाए और वो स्वस्थ होकर शिक्षा प्राप्त कर सके। तो बेटियों के लिए सेकंड स्टेज में जब वो स्कूल जाती है, थर्ड स्टेज में जब वो बच्ची थोड़ी बड़ी होती है, कॉलेज जाने की स्थिति होती है, तो उसको एम्पावर करो, या तो उसको फिक्स डिपॉजिट दो या स्कूटी दो या कुछ दो, ताकि वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके। अब हायर एजुकेशन प्राप्त कर लिया तो उसके बाद या तो कुछ होता है कि कुछ लोगों को शादी करनी है, कुछ लोगों को नौकरी करनी है। तो दोनों ही स्थिति में शादी करनी है तो हमारे कई राज्यों में आपने देखा होगा कि कन्यादान योजना से लेकर अलग अलग योजनाएं, ताकि परिवार पर कोई बोझ ना है। और हमको ये स्वीकारना पड़ेगा, पुरुष प्रधान हमारा देश रहा है, तो इस प्रकार से हमारी कुछ नीतियां कुरीतियां थी, उसको भी कवर अप करने के लिए ये नीति अपनाई गई। फिर वो जब जाती है आगे, तो घर की रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम पर अगर पहली बार शुरू हुई तो मध्य प्रदेश से शुरू हुई, गुजरात से शुरू हुई। आज जब हमने 3.5 करोड़ गरीबों के आवास दिए तो 70% गरीबों के आवास जो है वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड है। मतलब महिलाएं लखपति दीदी बना दी गई। और उसके बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उनको परमानेंट कमीशन इन आर्म फोर्सेस, क्योंकि चाहे गर्वित हो या गौरवी हो, वो दोनों ही हमारे देश की रक्षा के लिए अपना योगदान दे सकती है। तो बेटियों में कोई अंतर नहीं है, वो आकर सीमाओं पर भी हमारे लिए सीमाओं को सुरक्षित रख सकती है। तो परमानेंट कमीशन इन आर्म फोर्सेस, आपने रिपब्लिक डे सेरेमनी देखा होगा, तो महिलाएं सारी कंटिजेंट्स को लीड कर रही थी। और उसके आगे बढ़ती हैं तो महिलाओं को इस देश की नीति निर्धारण में उनको एक योगदान देना। तो प्रधानमंत्री जी ने जो एक सिंगल मदर के बच्चे थे, मतलब कि उनकी माताजी ने उनको बड़ा किया था, पाला था, आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है। और हमारी देश की महिलाएं आज संसद में भी बैठेंगी और देश के लिए नीतियां तय करेंगी। तो ये बचपन से लेकर सांसद बनाने तक मोदी जी ने उनकी परिकल्पना की। तो ये उनकी सोच है, ये उनका डेवलपमेंट मॉडल है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की नीतियों को उन्होंने अपनाया है। और अब ये सारे वादे जब उन्होंने पूरे किए तो निश्चित रूप से थर्ड टर्म में, पर ऐसा है कि जो हम करते हैं वो कर देते हैं, उसके बारे में घोषणाएं करना, स्लोगन बनाना, वो सब नहीं करते। जब होगा तो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, और वो होने ही वाले हैं बड़े निर्णय। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। मैं बोल के करेंगे क्या? देखिए मैं इसमें थोड़ा सा उसके लिए देखिए मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे अभी शहजाद भाई कह रहे थे कि कुछ बड़े डिसीजंस लेकर, एक मैं सच्चा इंसिडेंट बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है, बिकॉज वो पॉडकास्ट अभी भी यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है। अभी मोदी जी ने लोकसभा में जो अभी रिसेंट स्पीच दिया उसमें ये घोषणा किया है कि हम लोग कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं। लेकिन मैंने करीब 2 महीने पहले वो पॉडकास्ट देखा था जिसमें एक ज्योतिष एक पॉडकास्टर के साथ बैठकर ये कह रहा है कि 2024 से लेकर 2026 तक इस देश में इतने ऐतिहासिक डिसीजन लिए जाएंगे जो किसी ने देखे नहीं होंगे। ये वो अभी भी पड़ा हुआ है, ये पॉडकास्ट आप देख सकते हैं। मैं उस चैनल का नाम राज शमीम है, या फिर आप सर्च करके देख सकते हैं। ये 2026 तक का आई थिंक उसमें कुछ कीवर्ड्स लगाएंगे, आपको वो मिल जाएगा। इट इज देयर। सो इसमें अब भारत रत्न की भी बात होनी चाहिए। आई थिंक भारत रत्न दिए गए, अभी 4-5 भारत रत्न बड़ी जल्दी दिए गए।
तो पहले केवल एक परिवार को भारत रत्न दिया जाता था, या एक पार्टी के लोगों को एक पार्टी के लोगों को भी नहीं, एक परिवार के लोगों को। तो ये बदलाव कैसा दिखता है इस बदलाव को? देखिए, ऐसा है कि 2014 से जो मूलभूत परिवर्तन इस देश में हुआ है, हमारे देश में 1947 के बाद डेमोक्रेसी थी, पर वो डेमोक्रेसी ऑफ द एलिट्स, बाय द एलिट्स, फॉर द एलिट्स थी। वो रिस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी थी कि यदि आप एक प्रभावशाली परिवार से हैं तो आपके पास एक ज्यादा चांस था उस डेमोक्रेसी में कुछ पाने का। 2014 के बाद जब एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो पहली बार आभास होता है कि ये पीपल्स डेमोक्रेसी बनी। पहले भी हमारे देश में अलग अलग लोग सर्वोच्च स्थान पर गए। आज जब देश के सर्वोच्च स्थान पर आदिवासी समाज से आने वाली बेटी वहां पर उस स्थान पर बैठती हैं और सुशोभित करती है उस स्थान को, तो ऐसा लगता है कि पीपल्स प्रेसिडेंसी है। और पहले भी पद्मा अवार्ड दिए गए, और किन किन को दिए गए, किस किस को दिए गए, क्यों दिए गए, कैसे दिए गए, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आप समझदार है, किन पत्रकारों को देते थे, किस एवज में देते थे, क्यों देते थे। आज जब गरीब से गरीब व्यक्ति को, जिसका नाम किसी ने ना सुना हो, ऐसे व्यक्ति को भी पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, तो ये पीपल्स पद्मा बनता है। तो पीपल्स प्राइम मिनिस्टर, पीपल्स प्रेसिडेंट, पीपल्स डेमोक्रेसी और पीपल्स पद्मा की ये श्रृंखला है। और इसमें देखिए, भारत रत्न के बारे में आपको एक बताता हूं। अब 5 भारत रत्न दिए गए। पुराने जमाने में तो स्वयं को ही भारत रत्न कैसे दिया गया था, 2 दिए थे। और उसमें मैं सभी से कहूंगा कि हमारे भाई गर्वित ने एक भारत रत्न के बारे में तो विशेष तरीके से डिटेल में बताया है कि वो कैसी प्रक्रिया से स्वयं को स्वयं भारत रत्न देने की जो प्रक्रिया थी। पर आज जो भारत रत्न दिए गए, मैं बस एक नोट कीजिए आप। लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया, जिनका एम फॉर मंदिर में योगदान था। सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, जिनका मंडल में योगदान था। चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, जिनका मंडी में योगदान था, एम। नरसिम्हा राव जी को दिया गया, जिनका मार्केट में योगदान था। और स्वामीनाथन जी को दिया गया, जिनका मिलेट्स, मोटा अनाज में योगदान था। ये 5 एम को साधने वाले छठे एम है नरेंद्र मोदी। तो ये मोदी है तो मुमकिन है। ये 5 एम में आप समझ लीजिए भारत रत्न का फॉर्मूला। तो स्वयं को स्वयं भारत रत्न देने की कहानी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो इंटरेस्टिंग कहानी है काफी। तो एक बार क्या हुआ, नेहरू जी को देखा काम करते हुए, और नेहरू जी के काम से इतने इम्प्रेस हुए कि नेहरू जी को लगा कि इनको भारत रत्न दे देना चाहिए। तो वो उनके पास गए, उनके पीछे खड़े हो गए। नेहरू जी को पता ही नहीं चला, वो काम में इतने मस्त थे कि वो देख ही नहीं रहे थे पीछे नेहरू जी खड़े हैं। तो नेहरू जी ने फिर एकदम से पीछे देखा, अरे नेहरू जी आप यहाँ पे खड़े हो। तो नेहरू जी ने कहा कि नेहरू जी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर वर्क। तो नेहरू जी फिर क्या गए, वहां से चले गए। फिर नेहरू जी ने अगले दिन अपना पीए भेजा, और पीए भेजा तो नेहरू जी के पीए ने नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी अगले सप्ताह नेहरू जी ने आपको बुलाया है। तो नेहरू जी अगले सप्ताह नेहरू जी से मिलने गए। अब नेहरू जी जब नेहरू जी से मिलने गए तो नेहरू जी ने देखा कि नेहरू जी ने नेहरू जी के लिए बहुत तगड़ा प्रबंध कर रखा था। अब नेहरू जी ने वो प्रबंध देख के कहा, अरे नेहरू जी इस सब की क्या जरूरत थी। तो नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी देखिए, आप नेहरू जी हैं, आपके लिए सब तो होना ही चाहिए था। अब फिर नेहरू जी ने नेहरू जी को भारत रत्न दिया और कहा, नेहरू जी वेल डन। जी, तो पर मैं आप लोगों से एक पूछना चाहता हूँ सवाल, क्योंकि सवाल हमारी तरफ से भी होने चाहिए। आप दोनों युवा हैं और आप लोग मिलेनियल्स हैं। वैसे जेनजी तो नहीं है, हम लोग सब मिलेनियल्स हैं, पर हम जेनजी को हमेशा हम लोग साथते भी हैं। यहाँ पे जेनजी बैठे भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या पिछले 10 वर्षों में लगा ऐसा जो हुआ है देश में, क्योंकि आपने बहुत पुरानी सरकारें तो शायद नहीं देखी होगी। मनमोहन सिंह जी की सरकार थोड़ी बहुत आपने देखी, फिर उसके बाद आप लोग जब अभी पूरी तरह से इस एज में, तो ऐसी कौन सी वो चीजें हैं, अच्छी भी और बुरी भी, जो आपको लगता है? आप पहले शुरू कीजिए, उसके बाद गर्वित जी बोलेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जब किसी देश को विकास करना होता है तो उसकी एक यात्रा होती है, उसमें कई प्रकार के लोग होते हैं। हम सब जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे सबके घर में एक बहुत फॉर ग्रांटेड चीज़ है, जिसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उसको आप नलका बोलते हैं, पानी का टैप। यदि मैं आपके जीवन से वो नलका निकाल दूं आज, आप सीधा 18वीं सदी में जाके पढ़ेंगे। सब सोच के देखिए, एक छोटा सा टैप आपको 18वीं सदी में ले जा सकता है। तो
मुझे लगता है कि इस देश में हर प्रकार का व्यक्ति है। अब सोचिए इस चीज को, एक आंकड़े से बताता हूं। 2019 तक इस देश के भीतर 17% लोग ऐसे थे जिनके घर में ये पानी का नलका था, जिसमें हम सब हैं। 83% लोग बाहर के सोर्सेज पर डिपेंड करते थे। महिलाएं 4-4 बजे उठ के 10-10 बाल्टियां पानी भर कर लाती थी, क्योंकि नहाना भी है, पीना भी है, खाना भी बनाना है। और महिलाओं के सर पर यह अधिक जिम्मेवारी आ जाती है। ये इस तरीके की चीजें ग्रामीण भारत में अधिक देखी जाती हैं। तो आप सोच के देखिए विकास कैसे हो देश का, जब 17% लोग तो 83% लोग तो पानी के लिए जूझ रहे हैं। आज की डेट में स्थिति क्या है, 2019 से 2024 की मैं बात कर रहा हूं, 76% लोगों के घर में पानी का नलका पहुंच चुका है। तो जो व्यक्ति 18वीं सदी में पड़ा है वो सीधा 21वीं सदी में आने का प्रयास करने लगता है। उसके कई घंटे दिन के बचते हैं। फिर जब ये बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं, जब किसी मनुष्य के बेसिक्स जो होते हैं वो सुधरते हैं तो वो आगे बढ़ने की सोचता है। फिर वो सोचता है भाई सेंसेक्स में पैसा लगा दूं, थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर वो सोचता है बच्चे को डीपीएस में पढ़ाने लग जाऊं, अच्छी एजुकेशन दूं। सारी चीज़ें इस प्रकार से चलती हैं। तो जब बेसिक सॉल्व होता है मनुष्य का तो वो आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि एक जो अच्छी चीज़ इस गवर्नमेंट की रही वो ये रही कि इन्होंने आते ही बेसिक्स को सॉल्व करना शुरू किया। जैसे कि पानी का मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से 3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, उनके घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचा। सिर्फ 51% लोग, यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने देखा होगा, ये 51% लोगों के पास बैंक अकाउंट था। That's true. और उसके बाद जनधन खाते खुलने शुरू हुए, उसके बाद वो बैंक अकाउंट्स आए। अदरवाइज इस स्कूल में भी जो फॉर एग्जांपल ड्राइवर्स होंगे या फिर जो बस चलाने वाले भैया होंगे, उनको कैश में सैलरीज जाती थी पहले, ये हमने देखा है सबने। तो ये जब क्या होता है ना कि जब गरीब का पैसा गरीब की झोपड़ी से निकलकर बैंक में आने लगता है तो उसको ब्याज मिलने लगता है। तो ये बेसिक्स होते हैं। और इन बैंक अकाउंट्स का फिर फायदा क्या हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं, उसमें शायद आई थिंक 32 लाख करोड़ का आंकड़ा है जी। 32 लाख करोड़ रुपए सीधा गरीब के बैंक अकाउंट में गए हैं। मनरेगा की स्कीम्स चला करती थी, कैश में पैसा मिलता था, 120 रुपए में से 50 रुपए ठेकेदार ले लेता था, गरीब को 70 रुपए मिलते थे। वो अब 120 रुपए जाते हैं, 120 रुपए गरीब के बैंक अकाउंट में जाते हैं, उसको ब्याज मिलता है, उसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो जो बेसिक्स होते हैं ये एक अच्छी चीज रही कि हमारे देश में ये बेसिक सॉल्व हुए, और जो गरीब था वो इस पूरी विकास यात्रा का एक पार्ट बन गया। दूसरी चीज, जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं होती हैं। वो सोचते हैं कि हमें भाई विकास चाहिए, हमें सेंसेक्स में पैसा लगाना है, हमें बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, सारी चीज़ें होती हैं। और जो तीसरा तबका होता है वो बहुत छोटा तबका होता है, उसने सब कुछ कर लिया है जीवन में, उसके पास सारे लेजर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है कि देश अब सुरक्षित रहे, भाई मेरा पैसा, मेरा धंधा, मेरा सारी चीज़ सुरक्षित रहे। तो ये जो तीनों तबकों को केटर करने का काम सरकार ने किया है वो अच्छा किया है। बाकी कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें वांछित रिजल्ट नहीं मिलते, जिसमें पॉलिटिक्स भी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब फार्म लॉज आए थे मैं बहुत खुश था पर्सनली। फार्म लॉज गए तो मेरा थोड़ा दिमाग, मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया है। तो अब इसके पीछे पॉलिटिकली क्या डिसीजन मेकिंग है, क्या सारी चीज़ें हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, उसकी नुआंसेस को मैं नहीं जानता हूँ। पर इस प्रकार के डिसीजन से मुझे मे बी ऐसा मैं कह सकता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा था। हाँ, तो इसमें अब मैं शहजाद भाई से, मतलब मेरा आंसर मोरलेस भाई जैसा ही है। तो शहजाद भाई आप मेरे को एक बात बताइए। चलो कम से कम ये दो भाइयों की तो बनती है। मेरा इतिहास थोड़ा गड़बड़ है इस विषय में। तो मेरा शहजाद भाई से एक छोटा सा प्रश्न ये है कि एक समय था जब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला जाता था। अभी एक भारतीय पुराने गवर्नर ने भी, आरबीआई के गवर्नर ने भी यही शब्द बोला कि भारत हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से बढ़ेगा। और एक भारत के प्रधानमंत्री थे जो भारतीयों को लेजी बोला करते थे और कहते थे कि भाई आप तो ऐसे ही करोगे, आपको बेटर करना होगा। तो वो विचारधारा से ये विचारधारा आने में इतना समय कैसे लग गया? देखिए, जब अंग्रेज हमें छोड़कर गए तो अंग्रेजों की जो फिलॉसफी थी उससे हम अलग हटके भी एक नई राजनीति को प्रतिस्थापित कर सकते थे। या जो अंग्रेजों की राजनीति थी, अंग्रेजों की राजनीति मूलतः थी डिवाइड एंड रूल, और डिवाइड एंड रूल करने के लिए
दो या तीन चीजें आवश्यक थी। एक तो अलग अलग समय पर अलग अलग समुदायों का तुष्टीकरण करना, और अलग अलग समय पर बहुसंख्यक समाज में हीन भावना को प्रतिस्थापित करना, ताकि उसे हमेशा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहे। ये दोनों चीजों को भरपूर मात्रा में अपनाया गया। इसीलिए एक हिंदू शब्द को या हिंदू के किसी भी चिन्ह को स्टिग्मेटाइज करते हुए हिंदू मींस नेगेटिव, हिंदू मींस लेजी, हिंदू मींस स्लो, हिंदू मींस ऑर्थोडॉक्स, हिंदू मींस कटा हुआ फ्रॉम प्रोग्रेस, विकास, ये एक थियरी से किया गया, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे इतिहास के किताबों में भी, हमारे मूवीज में भी लगातार 50 वर्षों तक इसी जहर को घोला गया। और दूसरा तो तुष्टीकरण के माध्यम से एक को देना, एक को अलग रखना, ताकि तुष्टीकरण के माध्यम से वोट बैंक को एक बनाया जाए और दूसरे को अलग थलग करने के लिए कभी जाति ले आना, कभी कुछ और ले आना, जो आज भी वो चल रहा है। आज भी आप देखें तो वही प्लेबुक है, डिवाइड एंड रूल है, कभी जातियों में, कभी नॉर्थ साउथ में, आज भी वही है, तुष्टीकरण है। राम मंदिर बन रहा है तो ये सांप्रदायिकता का निशान है, वहां पर वो लोग, यूएस के प्रेसिडेंट बाइबल पे ओथ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे आज तक मुझे नहीं पता कितने यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने ओथ ली होगी, परंतु वो सेकुलर है और हम कम्युनल बन जाते हैं। अच्छा, अद्भुत बात यह है कि ब्रिटेन का आज का प्रधानमंत्री ऐसा है जिसके नाम और नारे दोनों में सनातन है भाई। ऋषि सुनक नाम है और मोरारी बापू के समागम में जाता है तो जय सिया राम लगाता है। पर हमारे यहाँ पे जो अंग्रेज छोड़ गए हैं वो लोग ऐसे हैं जो जय श्री राम जय सिया राम सुनते तो उनके कान फूकने लगते हैं। ये अलग विषय है। पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, आज क्या बदला हुआ, और मैं एक ही उदाहरण देकर आपको, क्योंकि हमें इसको रैप अप भी करना है। जब G20 का पूरा समारोह हो रहा था तो भारत मंडपम पे हो रहा था। भारत मंडपम में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को, जो भी आए थे गेस्ट, उनको वेलकम कर रहे थे। बैकड्रॉप में कोणार्क का कालचक्र था। और कोणार्क का कालचक्र क्यों था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालचक्र से यह दिखाने की कोशिश की कि ये कोणार्क का कालचक्र वैसे तो हमारी विरासत और हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, पर वो कोणार्क कालचक्र जब पूरी दुनिया सोचती थी, या दुनिया के अधिकतम लोग सोचते थे कि दुनिया चपटी है, दुनिया गोल है, ये कॉन्सेप्ट भी ऐसे आधुनिक लोगों में क्लियर नहीं था। उस समय पर हमारे ऋषि मुनि वहां सूरज और मून की दिशा दशा को देखकर एक्यूरेटली टाइम प्रिडिक्ट कर रहे थे, सेकंड्स तक प्रिडिक्ट कर रहे थे। और जिस समय पर सऊदी के राजा के बेटे को वेलकम करते हुए हम उन्हें कोणार्क चक्र दिखा रहे थे, तो इसरो के साइंटिस्ट कभी चंद्रयान 3 के माध्यम से दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा पर भारत का तिरंगा गाड़ रहे थे, और कहीं आदित्य L1 सूरज को ऑब्जर्व कर रहा था। तो विज्ञान और विरासत दोनों को साधने का काम हमारे कोणार्क कालचक्र से होता है। यही संदेश मोदी जी ने दिया। और हमारी विरासत एक लौती विरासत है जो विज्ञान के विपरीत नहीं, विज्ञान के साथ चली है। पूरी दुनिया में संघर्ष हुआ है, विज्ञान बढ़ा या धर्म बढ़ा, हमारे यहां पर संगम हुआ है, धर्म के साथ साथ विज्ञान। सारी धार्मिक चीजें हमारी वैज्ञानिक है, और विज्ञान उसके बुनियादी केंद्र में है। ये हमारे और उनमें अंतर है। अंत में मैं बस इसमें एक बात ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हाँ। उनके शब्द थे, संसद में गूंजे थे कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये राष्ट्र रहना चाहिए, राष्ट्र अमर रहना चाहिए। ये शब्द अटल जी ने बोले थे, और मुझे लगता है कि ये सत्य भी है, क्योंकि पार्टियों का इतिहास बनता बिगड़ता रहता है, राष्ट्र का इतिहास हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो हमें अपने जो सिविलाइजेशनल इश्यूज हैं उन पर फर्म रहना चाहिए, और उससे क्या, सिविलाइजेशनल इश्यूज, आपके इकोनॉमिक इश्यूज, देश की प्रगति के इश्यूज, उन पे फर्म रहते हुए स्टैंड लेना चाहिए। और उस स्टैंड के साथ क्या होता है कि आज आपको एक पार्टी एक तरफ दिखती है, दूसरी पार्टी दूसरी तरफ। इस प्रकार के स्टैंड से भारत की हर पार्टी एटलीस्ट कुछ मुद्दों पर एग्री करने लगेगी कि भाई हमें विकास तो करना ही है, नहीं तो ये जो लोग हैं ना, ये आपको छोड़ देंगे, आपको वोट नहीं देने वाले। ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये सारी जो चीज़ें, ये बात हुई थी, ये आपको मैं इसका थोड़ा सा रीज़न बताना चाहूँगा कि 70 के दशक में ये भारत के बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने ये टर्म दी है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, कि भाई ये जो हिंदू लोग हैं इनकी आकांक्षा ही नहीं है ग्रोथ करने की, ये तो मोक्ष की प्राप्ति में लगे हुए हैं, तो आकांक्षा ही नहीं है अभी ग्रोथ करने की। जबकि फेलियर वॉज ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि आज भी जो हिंदू है वो 1% है यूएस में, और 6% वो टैक्स दे रहा है वहाँ पर।
सो सारी बातें ये इस टर्मिनोलॉजी में आ जाती हैं, और मुझे लगता है कि अपने इथोस पर, अपने सिविलाइजेशनल और आर्थिक इश्यूज पर, देश की प्रगति पर, देश के नागरिक को फर्म रहना होगा। और आई थिंक उसकी वजह से फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज कुछ चीज़ों पर देश के लिए बिल्कुल उसमें फिर ऊक चूक नहीं होगी, उसमें फर्म स्टैंड होगा कि देश सर्वोपरि है। जैसे इजराइल में होता है कि इजराइल में ऑपोजिशन और रूलिंग रूलिंग पार्टी है, वो दोनों कुछ मुद्दों पे बिल्कुल अग्री करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे नॉर्थ साउथ डिवाइड कर दो, डिफेंस के ऊपर भी क्वेश्चन कर दो, आर्मी से प्रश्न पूछ लो कि सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी कि नहीं की थी, लाओ लाओ सबूत लाओ। तो ये सब चीजें एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए लोगों को इतना अवेयर हो जाना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आर्मी को क्वेश्चन ना कर सके कि तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी कि नहीं। तो आई थिंक यहाँ से हम इस सेशन को एंड करते हैं, और शहजाद भाई से कुछ लास्ट वर्ड्स जानने की चेष्टा करते हैं। केवल एक वाक्य में कहूंगा, देखिए इन्होंने कहा कि आर्मी से सबूत मांगते हैं कुछ लोग, उन्होंने तो प्रभु श्री राम के भी सबूत मांगे, कहा हलफनामा देकर कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, सबूत दिखाओ। जो लोग उस समय पर कहते थे कि मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, आज स्थिति ऐसी है, क्या मुलायम क्या कांशी राम, सब मिलके बोलो जय श्री राम। रोम रोम करने वाले राम राम करने लगे, एक बार आप भी नारा लगाइए जय श्री राम। चलिए, और हमारी बातों की, हमारी वाणी की सजा जो है यहाँ के स्कूल के मैनेजमेंट और ओनरशिप को मत देना। राम राम।